गुड इवनिंग दोस्तों आज से GS4 का जो पेपर है इथिक्स का वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है नीति शास्त्र। तो नीति शास्त्र बेसिकली होता क्या है, तो एक कोट है अल्बर्ट कामू का, वो देख लेते हैं। एक मिनट। अल्बर्ट कामू कहते हैं नैतिकता के बिना एक व्यक्ति इस दुनिया में एक जंगली जानवर की तरह होता है। ये अल्बर्ट कामू ने कहा है। तो स्टार्ट करते हैं हम नीति शास्त्र इथिक्स। तो पूरे इस नीति शास्त्र में 3 बेसिकली शब्द हैं इथिक्स वाले 4th पेपर में, मोटा मोटा। एक तो है नीति शास्त्र, दूसरा है नैतिकता, तीसरा है नैतिक मूल्य या मानदंड, है ना। ये 3 शब्द हैं अलग अलग। नीति शास्त्र एक प्रकार से एक सब्जेक्ट है, जैसे फ़िलासफ़ी होती है, जोग्राफ़ी होती है, सोशियोलॉजी होती है। फ़िलासफ़ी में हम लोग जो फ़िलासफ़िकल जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ते हैं। जोग्राफ़ी में हम ना इतिहास भूगोल के बारे में पूरा पढ़ते हैं ना, पृथ्वी है ना, जो भी है, कैसे लैंड फॉर्म हुई, ये सब चीज़ें। ऐसे ही नीति शास्त्र में क्या होता है, जो नैतिक सिद्धांत हैं, नैतिक सिद्धांत, मूल्य, है ना, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। और ये देखा जाता है कि जो नैतिक सिद्धांत हैं, ये मूल्य हैं, कोई समाज, अलग अलग समाजों में कैसे इन नैतिक सिद्धांतों का पालन किया जा रहा है, इन मूल्यों को कैसे अपनाया गया है। कोई समाज अगर इन नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप व्यवहार करता है तो वो नैतिक माने जाते हैं, और नहीं करता है तो अनैतिक माने जाते हैं। ठीक है। जैसे सत्य बोलना, है ना, सच बोलना, ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है ना, यूनिवर्सल एक सिद्धांत है, दुनिया में हर जगह माना जाता है। सत्य बोलना चाहिए, ठीक है, कहा जाता है। तो अगर कोई सोसाइटी इसको फॉलो करती है तो वो नैतिक है, नहीं करती है तो अनैतिक है। ठीक। तो नीति शास्त्र में क्या है, नैतिक सिद्धांतों मूल्यांकनों का अध्ययन किया जाता है। और जो कोई समाज है, व्यक्ति है, उसके व्यवहार का आचरण है, उसका व्यवहार है, उसका विश्लेषण किया जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। किन के आधार पर, जो नैतिक नीति शास्त्र में दिए गए सिद्धांत हैं, उसी के आधार पर बताया जाता है कि वो नैतिक है या नहीं। अब जो नीति शास्त्र में जो सिद्धांत दिए हैं, है ना, जो नैतिक मूल्य दिए हैं, सिद्धांत दिए हैं, उनके अनुसार कोई व्यक्ति आचरण करता है तो वो नैतिक कहलाता है, नहीं करता है अनैतिक कहलाता है। मतलब उन सिद्धांतों के अनुरूप व्यवहार नैतिकता की श्रेणी में आता है, और जो नहीं करते हैं वो अनैतिकता की श्रेणी में आता है। और इन्हीं नैतिक मूल्यों, मानदंडों के पालन करने से ही डिसाइड होता है कि कोई व्यक्ति नैतिक है, कोई नैतिक है, अनैतिक है। ठीक है। तो नीति शास्त्र एक बहुत बड़ा मतलब कॉन्सेप्ट हो गया। उसके अंतर्गत नैतिक मूल्यों का अध्ययन किया जाता है ना, जो उसमें सिद्धांत दे रखे हैं उसके आधार पर किसी व्यक्ति समाज का एनालिसिस किया जाता है। उसी के आधार पर बताया जाता है क्या उसका मतलब वो नैतिक है या अनैतिक है। अब नैतिकता है, नैतिक मानकों के जो स्रोत होते हैं, कहाँ से आते हैं ये, कहाँ से, मतलब जो एक हमने कोडिफाई किया है, मान लो नीति शास्त्र में कोडिफाई किया है इन सारे सिद्धांतों को, तो वो कहाँ से आ रहे हैं। तो पहला तो रिलीजन से आ रहा, धर्म, है ना, जैसे बुद्धिज़्म में मिडिल पाथ बता रहा है ना, मध्यम मार्ग, ये सब बता। हिंदुज़्म तुम्हारे बताता है सहिष्णुता, निष्काम कर्म, है ना, ये सब बताता है। इस्लाम पीस, सेक्रीफाइसेस वगैरह बताता है। तो ऐसे धर्म एक बहुत बड़ा स्रोत है इसका। दूसरा है नेतृत्व, है ना, जैसे किसी समाज, किसी देश का जो नेतृत्व होगा ना, उसको जो देश नेतृत्व कर रहे होंगे वो लोग, उसको फॉलो करने वाले लोग हैं, वो उन्हीं की तरह अनुसरण करते हैं। जैसे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो हमारे जो लीडर्स थे, तो उन लोगों ने जैसे जो नियम स्थापित किए, जो नैतिक मूल्य स्थापित किए, उन्हीं ही लोगों ने फॉलो किया। ठीक है। तो एक नेतृत्व से भी एक स्रोत के रूप में कार्य करता है। तीसरा है दार्शनिक विचारधारा। दर्शन से आती हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे भक्ति आंदोलन में समावेशता, सहिष्णुता, निस्वार्थता यहाँ से निकल के आई है। मानवीय विवेक, मानव अपने विवेक से सही और गलत में अंतर करता है। जैसे रिश्वत न लेना है, जानवरों के प्रति दयालु दृष्टिकोण, ये सब क्या है, एक प्रकार से स्रोत हैं, है ना, वो नैतिक मानक हैं उनके। संस्कृति, भिन्न भिन्न संस्कृतियों में मूल्य भी भिन्न भिन्न विकसित होते हैं। जैसे पश्चिमी संस्कृति, जो वेस्टर्न कल्चर है, उसमें देखने को क्या मिलेगा, व्यक्तिवादिता, है ना, इंडिविजुअल सोसाइटी है वो लोग, है ना, व्यक्ति को ज़्यादा महत्व देते हैं। जबकि भारतीय संस्कृति में क्या करते हैं, सार्वभौमिकता, है ना, समाजवाद, इस टाइप से पूरे कम्युनिटी
को महत्व ज़्यादा देते हैं। परिवार से निकल के आते हैं, जो परिवार के अंदर जो प्रथाएं चल रही थी, सांस्कृतिक मूल्य वगैरह होते हैं, वो भी एक स्रोत का कार्य करते हैं। ठीक। कानून एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस तरह के समाज में नैतिकता को बढ़ावा देने की। जैसे नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम है ना, जो नागरिक अधिकारों को संरक्षण करता है, इससे क्या होता है, जन कल्याण भी सुनिश्चित होता है। तो ठीक है, तो ये होगा नैतिक मानक के स्रोत। इनका महत्व क्या होता है? महत्व बहुत इनका है। ये नैतिक मानक सभी के साथ समान व्यवहार करने को बढ़ावा देते हैं। समाज को बेहतर बनाने में इनका काफ़ी योगदान है। व्यावसायिक सफलता को बढ़ावा देने के लिए कोई कंपनी है, अगर वो नैतिक मान जो कॉरपोरेट वैल्यूज़ हैं उनको अगर फॉलो करती है, उनको मानती है, तो उसकी क्या होगी, समाज में विश्वसनीयता बढ़ेगी। और जब उसकी विश्वसनीयता बढ़ेगी तो उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, उसका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेंगे। ठीक है, तो व्यावसायिक सफलता को बढ़ावा इससे मिलता। तनाव को कम करने में, कोई करप्ट आदमी है, उसको करप्शन करने के लिए 4 तिगड़म लगानी पड़ेंगी। जो करप्शन नहीं करता है उसको कोई तिगड़म नहीं लगानी पड़ेगी। ठीक है। नैतिक मुद्दों के समाधान में, जैसे विकास और पर्यावरण के बीच में कोई संघर्ष आता तब, है ना, तो जो भी नैतिक मुद्दे उत्पन्न होते हैं, नैतिक तुम्हारे एक जो इथिकल कन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है, उसमें समाधान करने के लिए इसका प्रयोग किया था। व्यक्तिगत सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करने के लिए इसका महत्व। पूर्वाग्रह से मुक्ति के लिए, जैसे LGBT समुदाय के साथ जो सम्मानपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, हालांकि पहले नहीं करते थे, तो इस तरह जो इथिक्स है ना, नैतिक मानदंड है, वो इस तरह के पूर्वाग्रह से मुक्त करते हैं। प्रभावी जो एक इफ़ेक्टिव डिसीजन मेकिंग में भी इसका यूज़ होता है। ठीक है। धर्म और नीति शास्त्र में तुलना क्या है? तो नीति शास्त्र क्या, नीति शास्त्र बेसिकली जो उसमें क्या होते हैं, नीति शास्त्र में सिद्धांत होते हैं नैतिक साथ जुड़े हुए, जो तथ्य बौद्धिकता इत पर आधारित होते हैं। जबकि धर्म किस पर आधारित होता है? विश्वास और आस्था पर। उसका कोई फैक्ट नहीं होते, उसका कुछ मतलब ऐसा कोई वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती ज़्यादा। ठीक है। नीति शास्त्र सिद्धांतों पर, नीति शास्त्र क्या करता है, नीति शास्त्र जो अपने एग्जिस्टिंग जो लॉ हैं, सिद्धांत हैं, उन पर क्वेश्चन लगातार उठाता है, ताकि उसमें समय रहते और इन्हीं क्वेश्चन के आधार पर इनको स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। अगर वो रेलिवेंट हैं, है ना, वो जो सिद्धांत हैं, नैतिक सिद्धांत, अगर वो रेलिवेंट है तो उसको माना जाएगा, नहीं तो अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन धार्मिक सिद्धांत जो भी, इन पर कोई भी प्रश्न नहीं किया जाता है। अगर व्यापकता की बात करें तो नीति शास्त्र में जो सिद्धांत दे रखे उनकी व्यापकता अधिक होती है, क्योंकि जो लोग धर्म को नहीं मानते हैं वो भी नैतिक हो सकते हैं, नैतिक नियमों का पालन करते हैं। नास्तिक लोग होते हैं, है ना, वो भी नैतिक नियम का पालन हो सकते हैं। तो नैतिकता किसी धर्म से बंधी हुई नहीं है। ठीक है। जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये एक नैतिक मूल्य है ना, नीति शास्त्र में इसका अध्ययन किया जाता है। लेकिन धर्म के जो मानक होते हैं, सिद्धांत होते हैं, उनमें पर्याप्त अंतर होता है, इसलिए उनकी व्यापकता जो होती है कम होती है। अलग अलग धर्म में अलग अलग मान्यता होती है। जैसे यहूदी धर्म में धर्म परिवर्तन को पाप माना जाता है, उसमें धर्म परिवर्तन अलाउड नहीं है। हिंदू मुस्लिम में माना जाता है। ठीक है। तो व्यापकता किसकी आ जाती है? नीति शास्त्र की। धार्मिक सिद्धांतों की तुलना में परिवर्तन थोड़ा सरल तरीके से हो सकता है, जो नीति शास्त्र में सिद्धांत दे रखे होते हैं इथिक्स में। जैसे एक टाइम पे बहुपत्नी प्रथा या बहुपति प्रथा चलती थी, आज ये ज़माने बहुत कम रिलेवेंट हो गई है। ठीक है। धार्मिक सिद्धांत में परिवर्तन बहुत मुश्किल से होता ही नहीं है। जैसे आज भी ओल्ड टेस्टामेंट में क्या लिखा हुआ है, जो ओल्ड टेस्टामेंट को मानते हैं क्रिश्चियन लोग, उसमें लिखा है कि जो ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, क्या पॉसिबल है? ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी कहाँ है? तो ये चीज़ें मानना, मतलब उसके धार्मिक सिद्धांत होते हैं, वो मानने योग्य नहीं होते हैं। मतलब परिवर्तन जो है उनमें बहुत मुश्किल से होता है। अगर गत्यात्मकता की बात करें, है ना, कि जो नीति शास्त्र के सिद्धांत हैं काफ़ी गत्यात्मक प्रकृति के होते हैं, इनकी गत्यात्मकता अधिक होती है। जैसे ह्यूमन राइट पर सार्वभौमिक उद्घोषणा से मानवाधिकारों को एक नई पहचान और वैश्विक मान्यता इनको मिली है। उससे पहले नहीं थी, ह्यूमन राइट्स बहुत वायलेशन होता था। लेकिन समय के साथ ये मांग उठी कि ह्यूमन राइट्स को प्रेफरेंस दी जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये जो यूएन की उद्घोषणा है 1948 में आई थी, इसके माध्यम से ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट किया जाने लगा। ठीक है। तो एक इसको वैश्विक मान्यता मिली। जबकि धार्मिक सिद्धांतों में ऐसा नहीं है, उनको गत्यात्मकता उनके अंदर नहीं होती। आज भी बहुत सारी जो अनेक कुप्रथाएँ हैं, कई ऐसी प्रैक्टिसेस की जाती हैं जो धार्मिक सिद्धांतों के नाम पर की जाती हैं, लेकिन वो कुप्रथाएँ हैं। ठीक है। तो एक प्रकार से इनमें गत्यात्मकता धर्म में नहीं होती है। ठीक है। तो ये हो गया धर्म और नैतिकता में अंतर, नीति शास्त्र में अंतर। आगे देखते हैं नीति शास्त्र और कानून में अंतर क्या है। तो पहले तो कानून देख लेते हैं। कानून क्या होता है?
तथ्यों, तर्क इत्यादि पर आधारित राज्य के निर्देश होते हैं या आज्ञा होते हैं, जिनके माध्यम से समाज को एक समाज में अनुशासन की स्थापना के लिए तथा लोगों के कल्याण के लिए कुछ कुछ नियम बनाता है वही समाज ना, उसी को कानून कहते हैं। जैसे आईपीसी की 498A जो धारा है, घरेलू हिंसा, जो डोमेस्टिक वायलेंस है, इससे महिलाओं की सुरक्षा करती है ताकि महिलाओं का जीवन जो है गरिमा में बन सके। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कानून भी एक समाज में नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक, हालांकि कुछ ऐसे जो कृत्य होते हैं, हमारे एक्शंस होते हैं, वो कानूनी रूप से तो सही होते हैं लेकिन नैतिक रूप से गलत होते हैं। ठीक है, जैसे मृत्युदंड है, बहुत सारे देशों में मृत्युदंड जो डेथ पेनल्टी है वो दी जाती है। जो कानूनी रूप से सही है, क्या वो नैतिक रूप से सही है? नहीं, ये नैतिक रूप से सही नहीं है। तो नीतिशास्त्र और कानून में एक अंतर समझ कि बहुत सारे ऐसे एक्ट हो सकते हैं जो कानूनी रूप से सही हो पर नैतिक रूप से गलत हो, जो नैतिक रूप से सही हो कानूनी रूप से गलत हो, कुछ दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं नैतिक मानदंड, वह कानून समय के अनुसार परिवर्तनशील होते। जो नैतिक मानदंड है वह कानून समय के अनुसार परिवर्तनशील होते हैं, लेकिन कानून के परिवर्तन की जो दर होती है बहुत तीव्र होती है। जैसे LGBT है ना, LGBT कम्युनिटी है, इनको राइट दिया गया है। ठीक है, ये कानून के माध्यम से दिया गया है और कानून ने इसमें चेंज किया है, लेकिन अभी तक समाज में जो एक नैतिक मानदंड चल रहा है, क्या LGBT को स्वीकार किया जा रहा है? नहीं स्वीकार किया जा रहा अभी भी, है ना। ऐसे लिव इन रिलेशन, इसको स्वीकार किया जा रहा है, हमारी सोसाइटी में नहीं किया जा रहा, लेकिन अब कानून बन गया है। कानून के रूप, तो कानून में परिवर्तन की दर बहुत तीव्र है, उसकी तुलना में समाज में जो नैतिक मानदंड है उनमें परिवर्तन की जो स्पीड है बहुत कम है। ठीक है, अंतर इसमें क्या क्या है दोनों में, नीतिशास्त्र और कानून में? नीतिशास्त्र तर्क, तथ्य, ETC पर इत्यादि पर आधारित होते हैं। कानून भी ये भी कानून जो है तथ्य, तर्क पर आधारित होते हैं, लेकिन कानून में जैसे इंटेंशन हो गया, किसी का उद्देश्य हो गया, है ना, या भावना हो गई, किसी की ईमानदारी हो गई, इन सबको ना परिभाषित नहीं किया जा सकता। बहुत मतलब कानून क्या होते हैं, एक प्रकार से जो मानवीय संवेदना है उनको कंसीडर नहीं करती, जबकि नीति शास्त्र में कंसीडर किया जाता है ना। नीति शास्त्र में अक्षर से मतलब जो नैतिक सिद्धांत है, नैतिक नियम है दे रखे हैं, लेकिन उनका जो है जो शब्द वर्ड टू वर्ड उनको फॉलो नहीं किया जाता, है ना। उसके जो अर्थ निकल रहा होता है उसको भी हम लोग लेते हैं। जबकि कानून क्या होता है, कानून में जो वर्ड टू वर्ड चीज़ें ली जाती है, जो कानून में शब्द लिखे हैं उसी के अनुसार उसमें एक्ट किया जाता है। ठीक, अगर नीति शास्त्र की बात करें तो कानून की तुलना में इसका विस्तार ज़्यादा है। अगर ये नैतिक मानक है, ये कानून है। ठीक है, और जबकि कानून की बात करें तो नीति शास्त्र की तुलना में इसके नैतिक मानदंडों का जो विस्तार है वो कम होता है। ठीक है, और ये कानून जो होते हैं, कानून क्या होते हैं, नैतिक जो मानदंड होते हैं इन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। जैसे ये बड़ा सर्कल है नैतिक मानदंड का, नैतिक जो नीति शास्त्र में दिए हुए सिद्धांत हैं। जैसे अहिंसा, है ना, किसी भी रूप में ये हिंसा मान्य नहीं करते हैं, किसी भी रूप में। कानून में क्या, कानून में भी हिंसा को मान्य नहीं किया गया, लेकिन देश की रक्षा के लिए हिंसा करना, इसको मान्यता दी गई है। ठीक है, तो कानून का जो विस्तार है वो कम है तुलना में किसके, नीति शास्त्र के। ठीक, अब आगे टॉपिक है नैतिकता। नैतिकता क्या होती है, है ना। तो ये जो नैतिकता है, मोरालिटी है ना, जो मोरालिस जो शब्द है लैटिन सब इससे निकले, इसका अर्थ होता है रीति रिवाज, व्यवहार इत्यादि, है ना। तो नैतिकता बेसिकली ये बताती है कि कोई व्यक्ति उसमें समाज में जो मूल्य स्थापित हैं, जो नैतिक मूल्य हैं, उनके अनुसार व्यवहार कर रहा है नहीं कर रहा। अगर वो नैतिक मूल्यों के अनुसार, जो मूल्य हैं समाज में, जो मूल्य रीति रिवाज स्थापित किए हुए हैं, अगर उनके अकॉर्डिंग वो बिहेव करता है तो वो नैतिक माना जाता है, और नहीं करता है तो उसको क्या बोलते हैं, अनैतिक माना जाता है। ठीक है, और अगर समाज की बात करें तो ये नैतिक मूल्य जो होते हैं, एक समाज से दूसरे समाज में उनमें काफ़ी अंतर देखा जाता है। जैसे मांसाहारी की बात करें तो हिंदू समाज में इसको गलत माना जाता है, वहीं मुस्लिम और ईसाई में इसको मान्य माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से नैतिकता बेसिकली मनुष्य के व्यवहार का मूल्यांकन करती है। किन आधारों पर, जो नैतिक मानदंड है उनके आधारों पर। ठीक, अब नैतिक मानक जो होते हैं, इथिकल स्टैंडर्ड और नैतिकता मोरालिटी में इसमें अंतर क्या होता है। तो इथिकल जो स्टैंडर्ड होते हैं मानकीय विज्ञान का क्षेत्र होते हैं, ये नैतिक मानक, है ना, इसके अंतर्गत नैतिक दर्शन का अध्ययन किया जाता है। जबकि नैतिकता नीति शास्त्र पर आधारित होते हैं। प्रत्येक समाज में अलग अलग नैतिक मूल्य होते हैं, है ना। जो नैतिक इथिकल स्टैंडर्ड है एक प्रकार के नियम है ना, इनका अध्ययन किया जाता है। इन्हीं के आधार पर
क्या होती है, किसी समाज में जो नैतिकता होती है उसका मूल्यांकन किया था। तो जो नैतिकता है वो नीति शास्त्र पर ही आधारित होते हैं। ठीक, इथिकल स्टैंडर्ड के क्या होते हैं, सार्वभौमिक रूप में स्थापित मानक सिद्धांत हैं जिसमें तथ्य, वस्तुनिष्ठ व वस्तुनिष्ठता का समावेश होता है। ये जो इथिकल स्टैंडर्ड होते हैं जो बनाए जाते हैं, इनकी जो एक सार्वभौमिक रूप से इनको स्थापित किया जाता है। ठीक है, इनमें जो नियम जो होते हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रकृति से बनाए जाते हैं। जैसे अहिंसा, अहिंसा ये एक यूनिवर्सल इथिकल स्टैंडर्ड है ना। तो ये किसी भी प्रकार की होने वाली हिंसा का ये विरोध करेगा, चाहे वो कैसे भी करता हो, चाहे कोई फौजी भी कर रहा हो, है ना, अपने देश की रक्षा में, तो उसका भी ये मना करते हैं कि नहीं ये गलत है। ठीक है, बाकी ई फॉरवर्ड बाद में जुड़ जाता है, लेकिन अहिंसा को पूर्णतः अहिंसा मानते हैं, यानी वस्तुनिष्ठ रूप से माना जाता है, सार्वभौमिक रूप से इसको माना जाता है। पूरे हर व्यक्ति, समाज, देश इसको मानते हैं कि अहिंसा होनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जबकि जो नैतिकता है वो किस पर आधारित होती है, जो उस समाज में स्थापित जो मूल्य हैं उन पर आधारित होती है। ठीक है, व्यक्ति संस्कृति विशेष द्वारा निर्मित मानकों तक ही सीमित रहती है। ठीक, नैतिक मानकों की बात करें, तीसरा पॉइंट, मानवीय स्वीकृति अस्वीकृति से निरपेक्ष। जो नैतिक मानक है ना वो मानवीय स्वीकृति अस्वीकृति से निरपेक्ष होते हैं। जैसे सत्य बोलना, ठीक है, ये यूनिवर्सल एक इथिकल स्टैंडर्ड है, हर कोई समाज इसको रिकॉग्नाइज करता है, मानता है। ठीक है, अब कोई व्यक्ति इसको माने ना माने, इससे इथिकल स्टैंडर्ड्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई मान रहा है, कोई नहीं मान रहा है, लेकिन ये इन पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और मानवीय व्यवहार का मूल्यांकन सही गलत के संदर्भ में ही करता है। इनको मानता तो ठीक है, नहीं मानता तो गलत है। जबकि जो मोरालिटी होती है, जो नैतिकता होती है, तो जिन नैतिक नियमों पर वो आधारित होती है, वो व्यक्ति विशेष और या समाज विशेष तक ही जो निर्मित मानदंड हैं उसी तक सीमित होते हैं, है ना। उस समाज विशेष के लोग या संस्कृति विशेष के लोग उसकी स्वीकृति और अस्वीकृति पर वो निर्भर करता है। अगर उस समाज के लोग उसको मान रहे हैं, ठीक है, तो वो उनके लिए नैतिक है, हो सकता है दूसरे के नैतिक ना हो, है ना। तो ये इसमें समाज पर जो नैतिकता के मानक है एक समाज और विशेष संस्कृति तक ही सीमित रहते हैं। ठीक, चौथा पॉइंट है, जो इथिकल स्टैंडर्ड है इनको सार्वभौमिकता प्राप्त होने के कारण इनकी व्यापकता में परिवर्तन जल्दी नहीं होता है। मतलब इनकी सार्वभौमिकता इनको प्राप्त हो तो इसमें परिवर्तन देखा जाए तो बहुत मुश्किल से होता है। जैसे करुणा, क्या परिवर्तन करोगे, सहानुभूति, सत्य, इस टाइप के जो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है, इथिकल स्टैंडर्ड में क्या परिवर्तन होगा, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जबकि जो नैतिकता, जो नैतिक मानक हैं, नैतिक मानक समय के अनुसार ये बदलते रहते हैं। जैसे एक टाइम पर सती प्रथा, जो सती सिस्टम था एक प्रकार से भारत में चलता था, उसको मान्यता प्राप्ति पूरे समाज में, लेकिन आज नहीं चलता है। ठीक है, तो ये जो इथिकल स्टैंडर्ड और मोरालिटी में एक बेसिक अंतर होता है वो मैंने आपको बताया। ठीक, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।